गुड आफ्टरनून। कल यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इस डिस्कशन में अपना प्लान बहुत डिटेल में जाने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ख्याल रखा जाएगा। एक यह कि आंसर ऑथेंटिक होना चाहिए और दूसरा यह कि हम प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझते हुए बार बार यह इशारा करते चलेंगे कि इससे संबंधित आगे क्या सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि इस तरह के डिस्कशन में सिर्फ उन बच्चों का इंटरेस्ट होता है जिनका अभी एग्जाम हुआ है, उन्हें चाहिए ऑथेंटिक आंसर। और उन बच्चों का इंटरेस्ट होता है जो प्रश्नों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावनाओं की दिशा समझना चाहते हैं। अतः इन्हीं दो बिंदुओं पर हमारा फोकस होगा। नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग द टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस डिस्कशन। तो अब हम चलकर देखते हैं। आप सब लोगों को नमस्कार। यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस रखे गए हैं और इन्हीं के मुताबिक मैं आपके सामने आंसर रखूंगा। तो यदि क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ये डी सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, आंसर बताते जाएंगे, इसी में कुछ व्याख्या होते जाएगी। ये डी सीरीज का है। इसके तहत आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बात कही गई है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस दफा क्वेश्चन के अंदर भाग के पक्ष के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। भाग का भाग कुछ ज्यादा हो गया है। खैर, एक तो हम आंसर सीधे सीधे बता सकते हैं, लेकिन पीटी का एग्जाम है तो क्यों ना हम इसका पैटर्न भी सीखते चले कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस बात से डिसाइड करते हैं। भाग 6 स्टेट को लेकर है। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स को लेकर है और भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर है। तो ये यदि आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी आपका आंसर बनेगा। तो दो तरीके से हम आंसर की ओर जाते हैं। एक है एग्जैक्टली दिस इज द आंसर, दूसरा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो यही तो होगा। जिसने दूसरे वाले पैटर्न को भी डेवलप किया है वह आदमी पीटी की तैयारी में ज्यादा हुनरमंद माना जाता है। तो अब इस बार देखोगे कि बड़ा अच्छा युग्म बनाया है कि 11 नंबर पॉलिटी है तो 13 नंबर होगा, 13 नंबर के बाद फिर 15 नंबर होगा। एक पॉलिटी क्वेश्चन दिया है तो फिर अगला क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का दे दिया है। तो इस तरीके से चलकर देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल कब जोड़ा गया इसको लेकर देखें आप कि संघीय व्यवस्था का तृतीय तल का मतलब क्या होता है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है संविधान के अंदर शासन की शक्तियों का विभाजन। विभाजन में एक होता है सेंटर, एक होता है प्रोविंस। तो इसको कह दिया जाएगा दो तल, फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर, और तीसरा आ गया लोकल बॉडी, वो पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला। तो इसको कह दिया गया तीसरा तल। तीसरे तल के लिए भारतीय संविधान के डीपीएसपी में तो प्रावधान पहले से ही मौजूद था, उस पर भी क्वेश्चन आया है इस बार। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस में चलकर देखोगे तो 73वें 74वें संविधान संशोधन के रास्ते इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ये 1992 का एक्ट है जो लागू हुआ है 1993 से। लेकिन क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो जोड़ तो दिया गया 92 में ही, यह और बात है कि उसका क्रियान्वयन हुआ है 93 से। तो आंसर जाएगा आपका सी। अब इसके पश्चात देखोगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ये जो
कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 3 है वो किस बात से संबंधित है? यहां भी आप देखोगे तो यह संघवाद का ही एक ऑफशूट नजर आएगा कि संघवाद का हिंदुस्तानी स्वरूप कैसा है। हिंदुस्तान की संसद यदि चाहे तो राज्य की सीमा बदल सकती है, राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को 2 या 3 राज्य में बदल सकती है। देश की संसद ऐसा कर सकती है। इसी की चर्चा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंतर्गत। नए राज्यों का गठन सही है। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया, अभी कोई डिमांड कर रहे हैं कि इसको हरित प्रदेश दे दिया जाना चाहिए, या डिमांड कर रहे हैं कि इसका महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। ऐसे तमाम तरह की मांगें जो पूरी हो सकती हैं या जो पूरी हो गई, झारखंड बन जाना, छत्तीसगढ़ बन जाना, ये सब कुछ इसी के तहत हो गया है। नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। यदि एक राज्य से लेकर हम दूसरे राज्य का कोई यूनिट गठित करते हैं तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सब हो सकता है। यहां है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मामला जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से जुड़ता है। इसमें बात कही गई है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज द टेरिटरी एंड यूनियन along with सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। तो इंडिया का मतलब क्या है? जो तमाम राज्य हैं, उन राज्यों के अतिरिक्त जो केंद्र के प्रशासित राज्य आते हैं वो सब तो आ ही जाएंगे, और इसके अलावे कोई दूसरा टेरिटरी यदि हम इंडिया में मिला लेते हैं तो उसको मिलाकर हम इंडिया का क्षेत्र बनाते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो सारे इलाके आ जाएंगे। जैसे कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन इंडिया के टेरिटरी में बाद में उसे शामिल कर लिया गया। इसके लिए प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही दे दिया गया है। तो 3 के तहत पहला, दूसरा, तीसरा है, इनमें से कौन संभव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। अब चलकर देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? संसद की भूमिका नहीं होती तो ये कहानी है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए तो रिमूवल का प्रोसेस वही होता है ऑलमोस्ट जो राष्ट्रपति के लिए होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में एक जैसा ही होगा, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए भी वही बात होगी। लेकिन अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के लिए आरोप के बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एग्जामिन किया जाता है, और यदि एग्जामिनेशन के पश्चात यह पाया गया तो फिर उनको हटाया जा सकता है। आंसर सी। उसके बाद इसका मतलब यहां डी हो जाएगा, ये डी, केवल 3। अब फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलकर देखें। अगला क्वेश्चन आपका है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। जैसे कि यदि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अभी जैसे बिहार में होने वाला है, तो इसे कौन मॉनिटर करेगा? तो हिंदुस्तान में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो करेगा। लेकिन पंचायत का जब चुनाव होता है तो उसको मॉनिटर करने का जो राइट होता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। तो आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद इधर चलकर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब ये तो अपने आप में बड़ी विडंबना वाली बात है कि सबके सब सुमेलित हैं और पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ईश्वर जाने कमीशन क्या इसके ऊपर कर्तव्य दिखाएगा। ये कर्तव्य तो पहले दिखा चुके हैं
कि अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है, वित्त आयोग 280 सही है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 ए सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 सही है। जब चारों ही युग्म सुमेलित है तो कमीशन वाले इस तरह की गलतियां बीच बीच में करते ही रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं कि उनसे मानवीय भूल बहुत होता है। खैर, अब आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंतर्गत चलकर देखें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हिंदुस्तान में एक ऐसा बॉडी है जिसे आप भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच के लिए सबसे बड़ा बॉडी कह सकते हैं। इस बॉडी को सबसे पहले तो गठित किया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो उस बॉडी के अंतर्गत बाद में संशोधन कर दिया गया और उसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन के रूप में तब्दील कर दिया गया, यानी कि अब यह एक वैधानिक बॉडी है। वैधानिक बॉडी है, लेकिन इसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। पार्लियामेंट की ओर से यदि संविधान में संशोधन किए बगैर यदि किसी बॉडी का निर्माण कर दिया गया है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वही होगा या तो वह कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मौजूद है या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको डाल दिया गया हो। लेकिन यदि दोनों में से कोई तरीका नहीं अपनाया गया है तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से भी कोई बॉडी का गठन कर सकती है और इसी तरीके से वह एक वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर वजूद में आया है। इसमें आपको आगे क्या संभावना बनती है यह समझने की जरूरत है। आगे की संभावना यह बनती है कि इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट किया के आधार पर क्वेश्चन तो आ गया। इसके अंदर सीबीसी की नियुक्ति कौन करता है, सीबीसी की नियुक्ति कौन करता है को लेकर इसलिए ज्यादा चर्चा संभव है कि सीबीसी और सीबीआई का डायरेक्टर, इसको लेकर पिछले दिनों काफी ज्यादा विवाद हुआ है। सीबीसी की नियुक्ति होती है एक हाई पावर कमेटी के माध्यम से जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लोकसभा में नेता विपक्ष शामिल होते हैं। अब इन तीनों के शामिल होने के कारण यह मान्यता है कि कुछ न्यूट्रलिटी आ गई है, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया हाई पावर कमेटी। एक केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर को जब सीबीसी की नियुक्ति दी गई थी, सीबीसी के पद पर नियुक्त किया गया था, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह और गृह मंत्री हुआ करते थे चिदम्बरम और लोकसभा में नेता विपक्ष हुआ करती थी सुषमा जी। उन्होंने विरोध दर्ज किया था और उसके बावजूद जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट कर दिया तो पार्लियामेंट में उन्होंने इसका एक मुद्दा बनाया और सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट में सीबीसी को पोस्ट से हटा दिया गया। बाद में इसी बिंदु को लेकर प्रशांत भूषण चले गए थे मिस्टर चौधरी जो पीछे हुआ करते थे सीबीसी, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस यह था कि पिछले सीबीसी को इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का आरोप था। तो इनके ऊपर भी करप्शन का आरोप है, इनके ऊपर भी करप्शन का आरोप है, तो क्यों ना इनको भी हटा दिया जाए। लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा साहब ने यह निर्णय दिया कि आरोप मात्र के आधार पर हम किसी को किसी पद पर जाने से रोक नहीं सकते जब तक कि आरोप में कोई सिद्धि न हो जाए। तो यहां पर एक डबल स्टैंडर्ड नजर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि पिछले बार क्या स्टैंड लिया कि आरोप है तो हटा दिया, यह कहते हुए कि चूंकि ये सीबीसी हैं, हाईएस्ट बॉडी है करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने वाला, तो इनके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। और दूसरी बार कह दिया गया कि आरोप ही तो है। यहां पर विवाद हुआ था। एक दूसरा विवाद इस संदर्भ में यह उभर कर आया कि जब पिछले दिनों रफाल का केस चल रहा था तो उसमें सीबीआई के डायरेक्टर और
उनके सहायक अस्थाना के बीच में विवाद हो गया था, आलोक वर्मा वर्सेस अस्थाना में। तो कहानी यह हुई थी कि अस्थाना को सीबीसी ने शायद, ऐसा मीडिया में कवरेज है, हमें तो बेसिकली इसके माध्यम से विषय को समझना है, हम इसके फैक्ट की वेरासिटी की बात नहीं करेंगे। यह कहा गया कि सीबीसी ने अस्थाना को कहा कि तुम आरोप लगा दो सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर, आरोप लगाओगे तो उसकी जांच की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम उसके बारे में सिर्फ इतनी बात कह देंगे कि केस चलाया जा सकता है, आरोप गंभीर है। और आरोप की गंभीरता का जैसे ही एक नोटिफिकेशन उसके साथ में अटैच कर दिया गया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जब मिस्टर आलोक वर्मा का केस जाता है तो आलोक वर्मा को हटा दिया गया था पीएम की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ सीबीआई के डायरेक्टर को हटा वही सकता है जिसने इसे अपॉइंट किया है, और अपॉइंट कौन करता है? पीएम, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीन मिलकर अपॉइंट करेंगे। तो गौर करने लायक बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंक्लूजन हो गया है यहां गृह मंत्री के जगह पर, इसलिए यह ज्यादा न्यूट्रल बॉडी हो गया। सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर दर्जा है सीबीसी का, लेकिन उसकी नियुक्ति का जो बॉडी है वो पूर्णतः सरकार की मुट्ठी में है। सरकार यदि चाह ले तो अपनी मर्जी के व्यक्ति को सीबीसी के पोस्ट पर अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष की बात की अवहेलना की संभावना मौजूद है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी कि ऑफिशियली सीनियर कौन है? सीबीसी, जो सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर लगे आरोप की जांच कर सकता है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सीबीसी की नियुक्ति कौन करता है? पीएम, होम मिनिस्टर एंड लोकसभा में नेता विपक्ष। तो यहां पर ही एक ट्रिक फंसता है जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे के दौर में। इसी तरह की चीजों को जो पकड़ लेगा ना, वो गेसवर्क के आधारित पर कई तरह के प्रश्नों का समाधान निकाल लेगा। आपको बस पढ़ने के दौरान यह अंदाजा लगाते रहना है कि आगे क्या क्वेश्चन आएगा। हम इस तरह के प्रश्नों को यदि डिस्कस कर रहे हैं तो यह एक प्राइमरी पर्पस है इसका। अब इधर चलकर देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इनका तो सिंपल क्रम पूछा जा रहा है। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है महिलाओं के मामले में सरकार को सलाह देने के लिए, महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जांच करवाने पर बल देना, उनसे संबंधित शिकायतों की खुद जांच करके इसके इन्वेस्टिगेशन की मांग करना, नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना। इन सब मामलों में काम करने के लिए जो बॉडी बनाया गया है, इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन होती हैं और उनकी नियुक्ति सरकार खुद करती है। पहली जो चेयरपर्सन थी वो जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक पहली हैं। अभी वाली का तो नाम ही नहीं दिया है इसमें। तो उसके बाद फिर सेकंड इसमें कौन है? सेकंड होगी डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनको वाजपेयी जी के काल में अपॉइंट किया गया था। इनकी चर्चा इसलिए ज्यादा हुई थी क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया था, काफी विवाद हुआ था इनके इस इस्तीफा के दौर में कि इनके साथ में और भी जो महिला कमीशन की सदस्य थी उन लोगों की सहमति नहीं ली गई थी। उनका मन जीतने बगैर ही इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें काफी ज्यादा मीडिया हाइप क्रिएट हुआ था। तो पूर्णिमा आडवाणी जी वो हो गई। उसके बाद मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपनी ओर से जब पहली बार अपॉइंट किया था तो डॉक्टर गिरिजा व्यास को किया था, और गिरिजा व्यास जी के बाद में ममता शर्मा जी को किया था। ये सब बेसिकली कांग्रेस की लीडर्स रही हैं। अब इस ख्याल से आप देख लीजिए तो जयंती पटनायक जी नंबर 1 पर आ जाएंगे। ये तो 1 और ये 1। अब एलिमिनेशन के रास्ते चलकर देखें, नंबर 3 पर गिरिजा व्यास जी हैं, कोई है क्या? 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, ये 1 3 है, ये 1 4 है। अपने आप आंसर यहीं से निकल के आ गया।
यदि आप 2 जानते हैं तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, बाकी 2 नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही है एलिमिनेशन का प्रोसेस। 23 का क्या होगा? 23 वाला तो मैंने बताया था ना अभी। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है। सीबीसी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ लीगल बॉडी। क्योंकि ये एक स्टेचुटरी लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल का सपोर्ट नहीं है। अब 25 वाले में हो गया, तब हम आपको 27 नंबर की ओर ले चलेंगे। सत्ताईस नंबर में चल के देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र के विशेष स्थिति, किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये बेसिकली मामला इसको लेकर है, हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में आपको हो सकता मिले भी नहीं, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हुए भी करंट अफेयर्स के साथ में जुड़ जाने के कारण क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ चीज है कि हैदराबाद और कर्नाटक के अंतर्गत रीजनल बॉडीज बनाकर उन क्षेत्रों के विकास को गति देने की कोशिश करने के लिए ऐसा किया गया है। इन क्षेत्रों में जो रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल का विकास होगा, निर्माण होगा, उसमें गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी वहां के क्षेत्रीय विकास को इंश्योर कराने में। तो यह मामला हैदराबाद और कर्नाटक का है। इसके बाद फिर अगला मामला है 1900, ये निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 एक, ये तो सुमेलित है। राज्य, ये देखिए पीछे भी क्वेश्चन में आया था राज्य का, राज्य भाग 6 सुमेलित है। राज्य, भारत का महान न्यायवादी 13, ओ माय गॉड, ये है। चलिए इसको हम अभी भूल जाते हैं, इसको, ये मुझे नहीं मालूम है, तब मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप ऐसे ही कोशिश करिए। संघ और राज्यों के अधीन की सेवाएं। अब गौर करने लायक बात यह है कि यदि ये हमको मालूम है ये सही है, तब तो हम निकाल लेंगे कि ये नहीं होगा। 3 मालूम है और चौथा नहीं मालूम है, तो चौथा ही आंसर होगा ना। लेकिन यदि यहां पर चलकर देखें तो मान लीजिए कि यदि ये नहीं मालूम है, तो भी यहां से क्या मामला बनेगा कि भारत का महान न्यायवादी कौन है? भारत का महान न्यायवादी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये तो किसी को भी मालूम है। पहला आपका चला जाता है इंडिया, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स के मामले में। दूसरा नागरिकता को लेकर, तीसरा उन्हीं नागरिकों के फंडामेंटल राइट को लेकर, चौथा डीपीएसपी, चौथे का ए चला गया फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर, पांचवा आ गया संघ को लेकर। संघ के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। छठा चला गया राज्य को लेकर, वहां भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सातवां अब डिलीट कर दिया गया क्योंकि उस समय राज्य के 2 रूप हुआ करते थे। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि आज के डेट में ये जो भारत का महान्यायवादी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का हिस्सा है। तो पार्ट 13 का मामला यही गलत हो गया। यदि आप ये नहीं भी जानते हो, ये भी नहीं जानते हो, तो भी आपका यही ठीक हो जाएगा। इसमें कई दफा सिर्फ एक जानने से काम चल जाता है। जो गलत है, यदि आपको वही मालूम हो जाए कि महान न्यायवादी तो हो ही नहीं सकता है, बाकी का मुझे पता ही नहीं, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है पता नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में है पता नहीं, राज्य कौन से पार्ट में पता नहीं, लेकिन महान न्यायवादी तो पार्ट 13 में नहीं हो सकता, ये तो पार्ट 5 में है। अपने आप आंसर बन जाएगा। उसके बाद तब आप देखो कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद
नागरिकता से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये बहुत ज्यादा डिबेट चला अभी के डेट में नागरिकता को लेकर, तो पूरा हंगामा हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा तो एकदम बच्चों वाला। तो इस क्वेश्चन को लेकर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट 2 भाग 2 के 5 से लेके 11 के बीच में। अब इसके आगे यानी कि आंसर चला जाएगा इसमें सी। उसके बाद तब इधर जाके देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की समिति को लेकर क्वेश्चन पूछने की खूब प्रवृत्ति रही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर जो आंसर होगा वो ये कि सबसे बड़ी समिति पूछा गया है तो प्राक्कलन समिति है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछने की दूसरी शैली भी हो सकती है कि कौन ऐसी समिति है जिसमें कि लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, कौन ऐसी समिति है जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, फिर उन समितियों का कार्य क्या है। इनके ऊपर तमाम तरह के डिटेल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्यीय मेंबर्स होते हैं इसमें और सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। आंसर बी। उसके बाद तब क्वेश्चन नंबर 35 में आप क्या देखते हो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। गौर करिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है क्वेश्चन, ये पॉलिटी पर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स, उसके अंतर्गत मौजूद है द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट स्टाइल। इधर द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस। तो भारत के राजनीतिक सिस्टम में निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मौजूद हैं। ये तो सीधी बात है। भारतीय संविधान आपको ये मौका देता है और उसके मुताबिक राजनीति का स्वरूप बदल ही रहा है। आप देखोगे कि देश आजाद हुआ, आजादी के बाद में भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही। शुरुआती दिनों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ऊपर के कुछ तबके के लोगों तक सीमित रही। मताधिकार तो सबको मिल गया, लेकिन पॉलिटिक्स इलिटिसिज्म का शिकार थी। धीरे धीरे आप देखते हैं कि 1980-90 तक आते आते प्लेबियन कॉल पॉलिटिकल सर्कल में उभरने लगा और पिछड़े तबकों की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति आदि उभरने लगी। फिर आप देखोगे कि उसी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोग, छोटे कस्बाई क्षेत्र के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, कई सारे लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ और पार्लियामेंट के अंतर्गत भी उनका प्रवेश हो गया। फिर आपको एक पक्ष ये नजर आने को है कि इधर जो संत शैली के तत्व शामिल हो गए। ये देखो कि ट्रेडिशनल एंड सेंट स्टाइल। सेंट स्टाइल शब्द अपने आप में एक कंफ्यूजिंग सा शब्द है कि इसका क्या मीनिंग निकालेंगे लोग। मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक धरातल उन लोगों ने हासिल किया है जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भागीदारी बढ़ी है, तो उनको हम संत शैली के धरातल वाले राजनेता कह सकते हैं, संत शैली वाले राजनेता कह सकते हैं। जैसे कि राम मंदिर आंदोलन से जो लोग उभरे राजनीति में, और उत्तर प्रदेश का चूंकि क्वेश्चन है ये, अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं। इस तरह की चीजों को कैच किया जा सकता है। यह कोई एकेडमिक क्वेश्चन मात्र नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय संविधान भारतीय राजनीति को निरंतरता को कैरी करने और परिवर्तन को अडॉप्ट करने का मौका देता है। इसीलिए भारत के संविधान में समाजवाद शब्द के होते हुए भी उदारवादी राजनीति विकसित हो गई, उदारवादी आर्थिक नीति विकसित हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक ही साथ हम कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं, हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, हम सामाजिक न्याय की राजनीति भी कर सकते हैं। तो भारतीय राजनीति में निरंतरता परिवर्तन का स्पेस मौजूद है। अब प्रश्न यह उठता है कि उसके स्पेस के अंतर्गत
कौन कौन से प्रोमिनेंट स्टाइल आपको दिखाई देते हैं? तो प्रोमिनेंट स्टाइल के अंतर्गत ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी मौजूद है। अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का मतलब यहां पर यह समझा जा सकता है कि जो 1950 के बाद की राजनीति हिंदुस्तान में डेवलप हुई थी वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के बाद में फिर चेंज वाला जो पॉलिटिक्स है, शायद सामाजिक न्याय को इसके साथ जोड़ सकते हैं। और सेंट स्टाइल का मतलब इसमें उन लोगों की राजनीति को जोड़ा जा सकता है जो थोड़े धर्म की पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़े हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है और आई गेस कि यही करेक्ट होना चाहिए। अब इस तरीके से निकाल कर देखें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व सही हैं, ये तो करेक्ट हो गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं, ये सही हो गया। और ये इनके होने का कारण नहीं है। दूसरा जो है वो पहले का परिणाम है, पहला दूसरे का परिणाम नहीं है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में निरंतरता और परिवर्तन दोनों के लिए स्पेस मौजूद है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि ऐसा हो सकता है। और इसीलिए अनेक पृष्ठभूमि के लोग मौजूद हैं जो राजनीति कर रहे हैं। अनेक पृष्ठभूमि के लोग मौजूद हैं, इसीलिए संविधान राजनीतिक व्यवस्था को निरंतरता और परिवर्तन दोनों को कंटेन करने का अवसर देता है, ऐसी बात नहीं कह सकते। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इसमें आंसर में जाएगा ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आंसर विल गो बी। इसके बाद फिर अगला है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है को लेकर यदि हम बात करें तो पहली बात तो यह समझिए कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और इंटरफेरेंस के आधार पर दो बातें तय हुई है। नंबर एक बात यह है कि आप जंबो सेटअप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हैं। आपको आपके पार्लियामेंट्री बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी के टोटल नंबर के 15% से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा मामला यह आया कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों की संख्या बहुत कम कर दी गई, 10 मंत्री मात्र वहां थे। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आपको कम से कम 12 मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे, 12 मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे। अब 12 मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे की बात जब कही गई तो वहां पर स्टेट की ओर से एडवोकेट जनरल ने यह लॉजिक रखा कि इससे राज्य के खजाना पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर 2 ही आदमी रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बालाकृष्णन थे जज, तो इन्होंने कहा कि फिर 2 ही 3 मिनिस्टर से काम चला लीजिए, फिर 10 ही क्यों रखते हैं, ये लॉजिक नहीं चलेगा, आप कम से कम 12 रखिए। मिनिमम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर विल बी 12। अब ये बात है। अगला क्वेश्चन 12 है तो इसका मतलब आंसर आपका बी चला जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हम ये देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ये तो खैर सबका ठीक ही होगा, आंसर होगा बी, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें अब आगे क्या पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान देने लायक बात है। आगे इसमें यह पूछा जा सकता है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब तय किया था कि भारत के संविधान की आत्मा के साथ में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो उसमें 13 जजेस का बेंच था। तो कितने जजों का बेंच बैठा हुआ था? वह उस समय तक का सबसे बड़ा बॉडी था, सबसे बड़ा बेंच था। तो 13 इसलिए नहीं मैंने कहा कि पूछा जाएगा कि संख्या याद करना है, बेसिकली उस समय तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बेंच वही था। तो 13 जजों का बेंच था। दूसरा एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक बहुमत के साथ यह निर्णय दिया था कि संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। 13 में से 7 जजों ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के साथ में हेरफेर नहीं किया जा सकता है, और 6 ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। असल कहानी क्या थी कि
सुप्रीम कोर्ट में इस केस के आने के पहले तक का जो डिसीजन था वह था गोलकनाथ के केस का, जिसमें यह बात कही गई थी कि पार्लियामेंट के पास में चाहे जितना भी बड़ा मेजोरिटी हो, वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। और इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। जब प्रश्न ये उठा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, तो उसी के साथ में एक दूसरी बात भी आ गई कि फंडामेंटल राइट ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी शेड्यूल को, किसी भी आर्टिकल को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। यह बात भी कह दी गई कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी संविधान का पार्ट है, इसलिए संसद चाहे तो प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकती है। तो जब इस तरह का निष्कर्ष निकला, तो उस निष्कर्ष के बाद यह प्रश्न खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में उठा कि क्या हम पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले लोगों के बीच में दो तरीके के शब्दों का काफी ज्यादा महत्व है। एक है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इंग्लैंड में है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी अमेरिका में है, यूएसए में। भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी ही है। जब यह कह दिया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी आर्टिकल, एनी पार्ट, एनी शेड्यूल इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट एंड प्रियम्बल, तो इसी पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कुछ जजेस ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के जमाने में प्रवेश कर रहे हैं। तो हुआ कि नहीं, हम लोग पार्लियामेंट को सोवरेन नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सोवरेन मानते, और हमने पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का राइट दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, अतः पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 गिव्स राइट टू अमेंड। 368 में संसद के पास में संशोधन का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार नहीं है। शरीर में आप संशोधन कर सकते हैं देश काल की जरूरत के मुताबिक, भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, लेकिन आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और तब प्रश्न यह उठा कि आत्मा आखिर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जवाब दिया। आत्मा की एक सूची हमारे सामने में आती है और यह बात कह दी गई कि हम ही तय करेंगे कि संविधान की आत्मा क्या है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन से कोर्ट में संविधान की बुनियादी आत्मा के सिद्धांत को व्यापक बहुमत के साथ में स्वीकृति दे दी गई। तो नेक्स्ट केस आता है मिनर्वा मिल केस। उसमें जो बेंच बैठा हुआ है उसमें भारी मत के साथ में इसकी सहमति दे दी गई। तो लग गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी आत्मा की जो मान्यता है वो बेसिकली दीर्घजीवी मान्यता हो गई। तो क्वेश्चन यहां से इस लेवल का पूछा जा सकता है, कितने जजेस थे। तो 13। कितने ने डिसीजन दिया था। 7 और 6 का। और इसमें क्या संकल्पना स्थापित हुई। संसदीय संप्रभुता वर्सेस संवैधानिक संप्रभुता। तो इसमें संवैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत बहाल हुआ और यह कह दिया गया कि संसदीय संप्रभुता नहीं चलेगी, संसद संशोधन कर सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। फिर यह कि कौन तय करेगा कि संविधान की बुनियादी आत्मा क्या है। तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि संविधान की बुनियादी आत्मा क्या है। इन बिंदुओं पर क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। फिर अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है। अनुच्छेद 39A लीगल एड को लेकर है, यह सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को लेकर है, मैंने कहा था कि पंचायत पर आया है क्वेश्चन, यह सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अब इसमें देखो तो यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में न्यायपालिका और कार्यपालिका के सेपरेशन की बात की गई है। उसमें आर्टिकल नहीं दिया गया था, उसमें दिया गया था टीपीएसपी। तो अब इसमें आर्टिकल दे दिया गया, ये आर्टिकल 50 में है।
ये 48 में नहीं है, 48 में एनिमल हस्बेंड्री के संरक्षण की चर्चा है। इसमें प्रवृत्ति आपने यही देखा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के अंतर्गत तो आपको आर्टिकल दर आर्टिकल याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई कहीं डाउट नहीं रखिए। लेकिन अभी जो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन का नेचर है उसको देखने से एक बात समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जिन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज के गठन की बात की गई है, जिन अधिकारियों के गठन की बात की गई है, उनके संदर्भ में जो डिटेल जानकारी आपको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, उन आर्टिकल्स का भी आपको स्मरण रखना पड़ेगा। चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो, चाहे वह यूपीएससी के चेयरमैन का हो, चाहे वह सीएजी का हो, चाहे वो और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हो, इलेक्शन कमीशन का हो, इस तरह के बॉडीज जो आपके सामने में आते हैं, उनके बॉडीज के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है वो आपको याद कर लेना पड़ेगा। आपको मोटे तौर पर यूपीपीसीएस के एग्जाम के ख्याल से देश के संविधान के लगभग 50 से 60 आर्टिकल याद करना पड़ेगा। 50 से 60 आर्टिकल याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इधर चल के देखिए आप कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जाएगा इसको लेकर कि कौन सी विचारधारा पर आधारित है। तो इसकी विचारधारा मोंटेस्क्यू की है। मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम की किताब, चूंकि आजकल देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आया है जो सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पर आधारित किताबों पर क्वेश्चन आ गया है। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम की एक किताब है मोंटेस्क्यू की। उसमें उन्होंने पहली बार बताया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन कर देने से ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। तो भारतीय संविधान में इसी आधार पर यहां पर यह बात ले ली गई है। यह उदारवादी राजनीतिक विचारधारा की बुनियादी बात है। उसके बाद तब अगला मुद्दा भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी को लेकर क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यह बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो महान्यायवादी के वेतन की व्यवस्था संसद करेगी के जगह पर रियलिटी यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो तय कर देंगे वही वेतन इन्हें मिलेगा। संसद इनका वेतन नहीं तय करती। ये बात ध्यान रखने लायक है कि नॉर्मली महान्यायवादी देश के अंदर सबसे बड़े वकीलों में से एक होते हैं, बहुत बड़े संविधानविद होते हैं, और उतने बड़े संविधानविद रियल माने में वेतन के ख्याल से तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस तरह के कार्यों में। कहीं ना कहीं उनका कुछ और भी पर्पस रहता है। वो पर्पस रहता है देश के अंतर्गत सरकार के साथ मिलकर कुछ बड़ा योगदान करने का। इसी वजह से कि चूंकि ये बहुत बड़े लिक्विडेटिव कमाई वाले वकील होते हैं, तो इनको इस बात की भी छूट दे दी जाती है कि आप सरकार के खिलाफ यदि कोई केस ना हो तो केस लड़ सकते हैं। यदि कोई आपराधिक वगैरह मामला किसी पर हो और उसके केस की सुनवाई आपको करनी है, उसके केस की पैरवी आपको करनी है, सुनवाई नहीं पैरवी करनी है, तो सरकार से परमिशन लेके करिएगा। अदरवाइज ये कहीं भी मुकदमा लड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, किसी कोर्ट में जा सकते हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए, और संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए। इन सब बिंदुओं को लेकर क्वेश्चन पूछने की संभावना आगे रहेगी। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो कहा तो जाता है। केसी वियरे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं जो कहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल स्कीम है वह क्वासी फेडरल है। अर्ध संघीय व्यवस्था मतलब क्वासी फेडरल, और उसके बाद यही क्वासी फेडरल। उसके बाद यह समझना होगा कि अर्ध संघीय कहने का मतलब यही है कि आप यदि शासन की शक्तियों के विभाजन की ओर जाओगे तो केंद्र का पलड़ा बहुत झुका हुआ नजर आएगा। उसके बाद आप समवर्ती सूची की ओर जाओगे तो वहां भी अंत में
ये बात है कि निर्णय लेने की बात जब आ जाती है केंद्र और राज्य दोनों के पास, तो फिर केंद्र का निर्णय भारी पड़ेगा। अवशिष्ट शक्तियां माने रेजुडिटरी पावर किसके पास में है, तो केंद्र के पास में है। फिर 356 के माध्यम से केंद्र अपनी भूमिका निभा सकता है, वित्तीय आपात के माध्यम से केंद्र अपनी भूमिका निभा सकता है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र के पक्ष में झुका हुआ बताते हैं। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस फेडरलिज्म का स्कीम दिया है वो बेसिकली क्वासी फेडरल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसीजन दिया है जो आगे के किसी कोर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि फेडरलिज्म भारतीय संविधान की बुनियादी आत्मा है। अब अगला मुद्दा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। यस, स्वतंत्र न्यायपालिका जो अभी आपने आर्टिकल 50 के मुताबिक देखा, और उसको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है का मतलब है कि कार्यपालिका या विधायिका यदि कोई डिसीजन ले या कोई एक्ट बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे संविधान की बुनियादी आत्मा के विरुद्ध करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। इसी को हम न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कहते हैं। न्यायपालिका इस रास्ते कोई न्याय हेतु विधान नहीं बनाती है, लेकिन वह विधायिका के विधान को बाधित कर सकती है। इसीलिए कई लोग इसको निगेटिव लेजिस्लेशन का नाम देते हैं, निषेधात्मक विधेयन, कि हम विधि तो नहीं बना सकते बट हम आपको विधि बनाने से निगेट कर सकते हैं। इस तरह की बात है। अब आप देखोगे कि ये सही है, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा पहले का कारण नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद चलकर देखते हैं निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। यहां भी देखो तो क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है और यहां भी पूछा गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां पर दोनों की शक्तियां समान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर दोनों की शक्तियां समान है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कहां हो सकती है, तो सामान्य विधेयक में आर्टिकल 108। यहां पर क्या होगा कि यदि लोकसभा ने कोई प्रस्ताव पास कर दिया, राज्यसभा ने सहमति नहीं दिया, तो फिर संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है तो संभावना रहती है कि राज्यसभा में बहुमत न रहे तो भी हम इसे पास करा सकते हैं। आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कितनी बार हुआ है, कौन कौन से मामले में हुआ है। आप इसे देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन के ट्रेंड का अंदाजा लग जाएगा। फिर अब आप आगे देखेंगे कि क्वेश्चन यह है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 61, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अच्छा, मतलब प्रावधान, आर्टिकल और प्रावधान। तो आर्टिकल 61 के मुताबिक किसे हटाया जा सकता है, इसको पहले पकड़ लेते हैं। तो 61 के मुताबिक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा। तो ए का 2, या तो ये सही या तो ये सही। तो हम 50% में तो पहुंच गए, 50% तो हम पहुंच गए क्योंकि हम एक उत्तर जानते हैं। अब उसके बाद चलकर देखते हैं 67 ख। कल्पना करिए कि मुझे नहीं मालूम है ये, फिर भी मैं उत्तर निकालने की कोशिश कर सकता हूं। स्पीकर की तो कोई चर्चा ही नहीं आ सकती है 67 तक, क्योंकि वो तो कार्यपालिका की चर्चा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति की चर्चा ही नहीं आ सकती है 67 ख में, क्योंकि ये तो कार्यपालिका का मामला है। तो अब आप देखो कि चूंकि ये आरंभिक आर्टिकल्स हैं पार्ट 5 के, जो कि कार्यपालिका से संबंधित हैं, तो कार्यपालिका से संबंधित होने के नाते ये तो राष्ट्रपति से संबंधित होगा या तो उपराष्ट्रपति से संबंधित होगा, और राष्ट्रपति हम जानते हैं कि 61 में है, तो उपराष्ट्रपति को लेकर हो जाएगा। तो 2 के बाद इधर देखते हैं 2 और 3, 2 और 3 तो एक ही विकल्प है, क्योंकि यहां तो 4 हो गया। यदि हम सोचे थे कि या तो ए उत्तर होगा या तो सी उत्तर होगा, तो ए में हमने देखा
कि पी के साथ 4 है, यानी कि 67 ख स्पीकर को हटाने वाली बात है, ये तो गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा। मात्र तो जानते थे, तो हमको ये 2 नहीं भी आता है, तुम्हारा उत्तर सही हो जाएगा। वैसे ये बात सीधी सीधी है कि यही सही भी है। तो आप अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 90 के बारे में जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो भी उत्तर निकल के आ जाएगा। आंसर हो गया सी। फिर ये क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब बुलाई गई, पहली बार उसमें ऑब्जेक्टिव प्लान कब स्वीकार किया गया, पहली बार उसके अंतर्गत ये क्या कहते हैं राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया, उसके अंतर्गत नेशनल सॉन्ग कब स्वीकार किया गया। ये सब चीजें हो सकता है कि आगे आपको पूछा जाए। तो 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको लेकर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। नेशनल सिंबल्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को लेकर, उसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव प्लान की स्वीकृति को लेकर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो आगे से इस तरह के प्रश्नों के पूछने पर गलती नहीं होगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं सोच समझ लीजिए। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप यदि अभी तैयारी के दौरान सिर्फ आंसर जानने तक इंटरेस्टेड हैं तो आपको तभी फायदा होगा जब आपने पेपर दिया है। लेकिन यदि आप एग्जाम देने वाले हैं आगे भी, तो आपको गेसवर्क करने के लिए मैं इनकैपेसिटेट कर रहा हूं। जो इंसान पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन पेपर गेसवर्क में तब्दील कर सकता है, यानी क्वेश्चन पेपर क्या आएगा उसका गेसवर्क कर सकता है, वो इंसान परीक्षा में निश्चित तौर पर पास कर जाएगा। उसको 3-4 क्वेश्चन का एडवांटेज जरूर रहेगा। इस तरीके से आपका ये पेपर पूरा हो गया। अब आपको मैं ले चलता हूं हिस्ट्री सेक्शन की ओर। हिस्ट्री सेक्शन शुरू होता है 74 से। नहीं, 72 से शुरू होता। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है हिस्ट्री का, ये कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय किसको कहा गया है, यदि इसको समझने की कोशिश करें। मान सिंह मीना, थैंक यू बेटा। प्रदीप, खुश रहिए। आंसू, क्या 25 का 4 है या 3? अब बेटा 25 का 4 या 3 तो मुझे याद नहीं है, इसमें तुम क्वेश्चन मुझे बताओ तो मैं बता दूं, नहीं तो 25 तो मुझे खोजने में बहुत टाइम लगेगा। तो इधर चल के देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? पुराणों में श्री पर्वतीय। अब चलिए, हम नहीं जानते हैं कि किसको कहा गया है, लेकिन हम उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। उत्तर निकालने की कोशिश जब करते हैं तो एलिमिनेशन करना जरूरी है। एलिमिनेट जब करने लगेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि शक को कह सकते हैं क्या? शक तो विदेशी है। पुराणों में विदेशियों के बारे में जानकारी नहीं है, किसी विदेशी राजवंश के बारे में, उनके राजा के बारे में, उनके राजा के कर्म कर्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो विदेशी के बारे में तो हो ही नहीं सकती बात, तो उसको हटा दो। उसके बाद तब अगला है इधर खारवेल। खारवेल के बारे में जानकारी के लायक एक बात जो बहुत रिमार्केबल है, यदि कोई आदमी खारवेल पढ़ा है तो उसको शायद ये मालूम होगा कि खारवेल के बारे में सिर्फ और सिर्फ हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। वन एंड ओनली सोर्स which keeps you informed about खारवेल and that source is हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो या तो इक्ष्वाकु होगा या तो वाकाटक होगा। अब इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं काम करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को विद्यार्थी समझ के मुझे बताना पड़ेगा, मास्टर नहीं बना सकते ना। तो यहां पर तो पहली बात है कि 50% पे तो तुम करेक्ट हो जाओगे, बाकी तो भाई याद करने की बात है। यदि किसी ने पढ़ा है तो बना देगा, नहीं पढ़ा है नहीं बना पाएगा। मैं तो कहता हूं कि जनरल स्टडीज के ख्याल से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आंसर होगा इक्ष्वाकु। ये सातवाहनों के बाद
उनके पतन के पश्चात उभरने वाला राजवंश है। इन्हें पर्वतीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दक्षिण के मेरू पर्वत के करीब ठहरते हैं। परीक्षा में आ जाने के बाद उत्तर बता देना साधारण बात है, लेकिन यदि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम विद्यार्थियों को मालूम होगा, तो आई विल काउंट इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब लेकिन हां, जैसे आपको मैंने बताया कि दो विकल्प को छांट दो, दो में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। यहां पर आपका फिर थोड़ा भाग्य साथ दिया तो ठीक होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। तब अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एग्रोनोमोई मौर्य काल के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर क्वेश्चन बराबर आता रहता है। दो तीन प्रमुख स्रोत हैं जहां से कि अधिकारियों की जानकारी मिलती है, या तो अर्थशास्त्र से, या तो अशोक के अभिलेख से, या तो अशोक के अभिलेख से, या तो मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज ने जिन दो तरह के अधिकारियों की विशेष रूप से जानकारी दिया है, उनमें से एक है नगर प्रशासन से संबंधित अधिकारी, वो नगर प्रशासन को लेकर सबसे ज्यादा डिटेल जानकारी दिया है। और दूसरा है कि वह अब पीडब्ल्यूडी से संबंधित अधिकारी को जानकारी दिया है। उनमें से एक है एरिस्टोनोमोई और एक है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई बताता है कि ये लोग 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगा दिया करते हैं। स्टेडिया एक भूमि को मापने की इकाई है, डिस्टेंस मापक इकाई समझिए। ये सब क्वेश्चन आगे आ सकता है, इसलिए मैं ये स्टेडिया वर्ड यूज कर दे रहा हूं। 10 स्टेडिया की दूरी पर वो एक पत्थर लगा देता है। कौन? तो एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई के बाद दूसरा अधिकारी और कौन है? एरिस्टोनोमोई। तो एरिस्टोनोमोई एंड एग्रोनोमोई की जानकारी कौन देता है? मेगास्थनीज। ये अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट संबंधित है, और दे देगा वित्त विभाग, गृह विभाग, न्याय विभाग और पीडब्ल्यूडी। तो आंसर होगा पीडब्ल्यूडी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना आगे रहेगी। अर्थशास्त्र से संबंधित अधिकारियों के ऊपर क्वेश्चन आ ही चुका है, आगे भी आ सकता है। अशोक को लेकर भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो आप गेसवर्क करते रहिए। इतना ध्यान रखिएगा कि मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लेकर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। तब आगे क्वेश्चन नंबर 76 के अंतर्गत क्या है कि एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। महाजनपदों के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे पॉपुलर प्रश्न यही है कि या तो राजधानी दे देगा, या तो राजा का नाम दे देगा, या तो कौन से महाजनपद ने किस राज्य के राजा को हरा दिया और उसको अपने राज्य में मिला लिया, ये दे देगा, या तो कौन से महाजनपद के साथ में बुद्ध या महावीर का संबंध है, वो दे देगा। चार ही तरह के क्वेश्चन महाजनपद पे आते ही हैं। ये क्वेश्चन यदि आपने पकड़ लिया तो बाकी 3 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, आगे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो धोखा नहीं होगा। मत्स्य राजस्थान में विराटनगर 3। अब ये क्लियर हो गया, उत्तर आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब आप 50% पर तो श्योर हैं। उसके बाद तब है कुरु, तो कुरु को लेकर आपका इंद्रप्रस्थ। यदि ये जान गए तो आप इतने से उत्तर निकाल सकते हैं, आगे आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जानना ये अलग बात है कि आप जानते हैं कि सूरसेन का मथुरा है। मान लीजिए आप कुरु ही नहीं जानते हैं तो सूरसेन से निकाल लीजिए मथुरा है। अस्मक जानते हैं, अस्मक पे यह भी ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों की चर्चा उस समय हमें बौद्ध और जैन स्रोतों में मिलती है। इन 16 महाजनपदों के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक ही महाजनपद है जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, अस्मक, जिसका कैपिटल है पोत्तन। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इस एंगल पे आपको अपनी तैयारी रखना है। गेसवर्क में यह बात है कि आगे अकेले अस्मक पे क्वेश्चन आएगा तो भी आप गलत नहीं करिएगा। अब तो आंसर निकल ही गया आपका सी।
फिर ये गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत कीजिए। वैसे तो हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं इसको काउंट किया है। ऑस्कर लुईस के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसके अंतर्गत ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी जिस कल्चर में पलता है उस कल्चर के अंतर्गत गरीबी का कारण निहित होता है। गरीबी का कारण सिर्फ और सिर्फ साधन नहीं होता है, गरीबी का कारण सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, एक कल्चरल रीजन भी होता है। और कहते हैं पॉवर्टी मेक्स यू पुअर कल्चरली ऑल्सो। यदि आप अमीरी की संगति में पलते हैं और अमीरी की संगति में पलने के बाद आपके अंतर्गत हमेशा अमीर बनने की भूख बनी रहती है, तो अमीरी ज्यादा आती है। इस एंगल को डिसाइड करते हैं। वो हिस्ट्री कम और सोशियोलॉजी की किताब ये ज्यादा मानी जाती है। फिर अगला मुद्दा है चोल काल का। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। हाँ, सही है। दक्षिण भारत में चोल के पहले पल्लव हैं। पल्लवों के पहले भी आप जाके देखेंगे तो वह पल्लव के पहले एक पांड्य भी हुआ करते थे। उनके पहले संगमकालीन राजवंश हैं। उन सब की तुलना में चोल काल की जानकारी ज्यादा मिलती है। इन्हें दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। राज्य इनका बड़ा, प्रशासन इनका बड़ा, अर्थव्यवस्था इनकी बड़ी, कला इनकी बड़ी, स्थापत्य इनका बड़ा, साहित्य इनके काल में सबसे ज्यादा। ये तो सीधे सीधे दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। यदि आपको एक्यूरेटली नहीं मालूम है तो भी आप प्रिपोंडरेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी के आधार पर करेक्ट मार देंगे। तब इधर है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था, जिनसे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण को दिए जाते थे। सही है। तो पहली बात तो यह जान लीजिएगा कि चोल शासक वो लोग हैं जो जीतने के बाद में मंदिर बनाया करते थे और मंदिर बना के उसके दीवारों पर अपने विजयों की पूरी गाथा लिखवाते थे। और चूंकि ये चीजें मौजूद है इसलिए ज्यादा जानकारी मिल जाती है। तो आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अब है 20वीं सदी के 80 के दशक। ये तो हिस्ट्री का है ही नहीं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिक महत्व को खोजा? इस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा रहती है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मैं ये मान के चलता हूं कि जनरल स्टडीज के ख्याल से बच्चों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं। मुझे आता है तो आपको आता है, इस आधार पर मैं कह दूं कि आसान क्वेश्चन है तो दिस इज रॉन्ग थिंग। जनरल स्टडीज के बच्चा जो है वह एक एक पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन करता और उसके पुरातत्ववेत्ता का नाम याद करे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। इस ख्याल से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। आंसर तो ये है। हाँ, ये है कि इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत सैकड़ों गुफाएं हैं जो मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल और बाद के कालों की गुफाएं हैं और उनके कालों की पेंटिंग्स बनाए गए हैं। उनके अंतर्गत पेंटिंग की अपनी कई सारी शैलियां हैं। उनके पेंटिंग में कलर कैसा है, उनके पेंटिंग का विषय क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन ये बता रहा हूं कि आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी बता देता हूं कि यूपीएससी के मेंस में जनरल स्टडीज में भीमबेटका के ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछने की संभावना तो रहती है। यूपीएससी में गांधी इरविन पैक्ट वाला क्वेश्चन की हिंदी ट्रांसलेट गलत किया था, तो क्या वो क्वेश्चन नलीफाई कर देगा यूपीएससी? मुझे लगता है कि कर देगा, कर देना चाहिए। अभिषेक का जवाब यही है। आगे यहां पर है, आंसर तो हो ही गए, ये निकल के आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए, नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन, अच्छा ये 4 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। इधर एक तरफ आपको दिया गया है पुरातात्विक स्थल और इधर दिया गया है उनका प्रदेश, पालू, मांडा, पाडरी और हुलास। तो इसका सिंपल आंसर आपको इस तरीके से निकालना चाहिए कि नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दाइमाबाद है, दाइमाबाद है, वेस्ट में सोतकांगे डोर है
और ईस्ट में आलमगीरपुर और हुलास है। उत्तर प्रदेश में हुलास इसका बाउंड्री है मेरठ के पास, तो आप हुलास और मांडा ये दोनों तो आपको एक्सट्रीम वाले पे ही आ गया। एक नॉर्थ एक्सट्रीम तो मांडा, मांडा ये नॉर्थ एक्सट्रीम कहाँ है तो जम्मू में, तो मांडा आ जाएगा जम्मू में। 2 का 2 निकाल के देखिए आप, तो अपने आप आपके 2 ऑप्शन कट गए। 50% तो आप जान गए, 50% सिर्फ इतने से जान गए आप, 50% ऑप्शन घट गया। या तो उत्तर ए होगा या तो उत्तर डी होगा। अब हुलास से निकाल के देखते हैं, हुलास क्या है, उत्तर प्रदेश। अब इसमें देख लीजिए आप, यदि आप हुलास जानते हैं तो हो गया, इन्हीं 2 से उत्तर निकल के आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप यदि पालू नहीं भी जानते हैं कि वो हरियाणा में है तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको उत्तर बन जाएगा। आप पडरी नहीं भी जानते हैं कि वह गुजरात में है तो भी आपको उत्तर बन जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। वैसे पडरी के बारे में आप जरूर जानकारी रखिए, यहां से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि का पहला एविडेंस मिला है। ये किसी भी साल स्पेशली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पहली जानकारी लिपि से संबंधित पडरी से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इस पर वेट करिएगा। अब हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुसैन, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बिरूनी ने किया है। भाई ये सही है, किया है, लेकिन ये चीज यदि बच्चे से पूछा जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में ये एक डिफिकल्ट ऑप्शन है, इतने लोगों ने किया है। अब फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, मैं जो जानता हूं उस आधार पर मैं डिफिकल्टी नहीं तय करूंगा ना। टीचर विद्यार्थी से बहुत कुछ ज्यादा जानता है, और उसका कारण यह है कि टीचर कई दफा तो उतने उम्र का होता है, उतने साल से पढ़ा रहा होता है जितने साल से का विद्यार्थी बेचारा टोटल होता है। तो टीचर के जानने की बात अलग होती है। दूसरी बात है कि टीचर 1 विषय जानता है, 2 विषय जानता है, विद्यार्थी को 10 विषय पढ़ना पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए हम देखें तो डिफिकल्ट है यह। हाँ, ये बात है कि मुल्तान में सूर्य मंदिर है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बात लोग जानते हैं। पिछले दिनों इसके ऊपर आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें ह्वेनसांग और अल बिरूनी के बारे में बताया गया था। बाकी आप यदि नहीं जानते हैं तो भी इतना है क्या कि मैं तो कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आ जाए ना तो आप लोग मार के ही चला करो, 80% चांस आता है ठीक हो जाएगा। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। हाँ, ये है, वो जो सांब है ना वो बेसिकली कृष्ण का बेटा है, जो माना जाता है कि एक वनवासिनी से उत्पन्न है। वनवासिनी के बारे में माना जाता है शायद जामवंत की बेटी है वह, जामवंत की बेटी से जो बेटा हुआ है वही सांब है। वही सांब को ही सांबपुरा जो है वह सूर्य पूजा से संबंधित है मुल्तान में। तो ये सही है और ये भी सही है, दोनों सही हो गया। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों को प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ये एनएम जोशी को भेजा गया था। बाद में फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनाए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सलासापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो एक्सलासापेल संधि, ये आप ऐसे समझिए कि जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रभुत्व की स्थापना के लिए लड़ाई हुई है वो 3 लड़ाई है। ये पहली लड़ाई है जिसकी समाप्ति इसी संधि के माध्यम से हुई थी। शुरुआत हुई थी लड़ाई की ऑस्ट्रिया के गृह युद्ध को लेकर, समाप्ति हुई थी एक्सलासापेल संधि के माध्यम से। एक्सलासापेल संधि जब हुई थी तो इसके रास्ते
प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। कर्नाटक युद्ध ही कहा जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की लड़ाई को, क्योंकि कर्नाटक के इलाके में वो लड़ाई लड़ी गई थी। और जब संधि कर ली गई थी तो अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया गया था। युद्ध में जीत हुई थी फ्रांसीसियों की, भारत के क्षेत्र में। बाकी क्षेत्रों में फ्रांसीसियों की जीत नहीं हुई थी, भारत के क्षेत्र में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपने जीते हुए प्रदेश मद्रास को लौटा दिया, और उसके बदले में अमेरिका की ओर चल के देखेंगे तो उन्होंने पोर्ट लुइस का इलाका हासिल कर लिया था। गिव एंड टेक का मामला था। तो ये आंसर सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों के सही होने के बाद अब चलकर देखते हैं, मतलब दोनों सही हो गया तो ये आंसर सी चला जाएगा। उसके बाद इधर चल के देखते हैं 90 नंबर पर। तो 90 नंबर में है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 78 है। ये लॉर्ड लिटन के काल को लेकर एक मामला है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय लोग शस्त्र नहीं रख सकते हैं। हालांकि अंग्रेजों को शस्त्र रखने की छूट दे दी गई थी, इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी माना गया है और इसका भारत के लोगों ने विरोध किया था। तो इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। लॉर्ड लिटन का अपना कहना था कि भारतीय लोग हमारा विरोध जिन जिन माध्यमों से कर सकते हैं उन सारे माध्यमों पर पाबंदी लगा दो। हथियार पर पाबंदी लगा दो, पत्रकारिता पर पाबंदी लगा दो, नाटक खेलने पर पाबंदी लगा दो। इसलिए ड्रामेटिक एक्ट लाया गया था। पत्रकारिता को कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस तरह की बातें आपको नजर आएंगी। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। शाही पद अधिनियम, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था, 1876 है। अब चल के इस पे बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ने दो, या तो ये 50% तो हमारा यहीं पे निकल के आ गया। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं, शाही पद अधिनियम 1876। अब ये एक, इतने में तो हमारा उत्तर ही निकल के आ गया। तो यहां देखो तो कभी कभी तो आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो भी ऑप्शन आसान होने के नाते बन जाएगा। यदि आपका दो ऑप्शन ठीक हो रहा है, तीसरे चौथे के बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी आप बना देंगे। ये कहानी है। उसके बाद फिर इधर चल के देखिए कि क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आप क्या दिखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मतलब उसके फीचर है, मतलब उस किसी काल विशेष की क्या विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता यह है कि भारत के इतिहास का प्रथम नगरीय सिविलाइजेशन है ये। तो 1 का 4 हो जाएगा, या तो ये। फिर देखो तो 50% हो गया, ये छट गया, ये छट गया। अब दो में से कोई एक, मान लो कि हमको एक ही आता है बाकी 3 नहीं आता है, तो भी 50% ठीक होने की संभावना है। इस तरीके से ये बात हो गई। उसके बाद उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज पशुपालक था, उत्तर वैदिक समाज एग्रीकल्चरल हो गया था। तो ये हम देखें एग्रीकल्चरल है। 2 का 3, 2 का 3 हो गया, क्योंकि यहां पर तो 2 का 2 ही दे दिया गया है, जमींदारी हो गया तो गलत हो जाएगा। ये सही। अब इतने 2 से जानते हैं आपका ठीक हो जाएगा, बाकी 2 जानने की जरूरत ही नहीं है कम से कम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए। वैसे तो वैदिक समाज को एग्रीकल्चरल, अब पेस्टोरल मैंने कहा था, ये हो गया पेस्टोरल। ये मध्यकाल में जमींदारी प्रथा है, ये हो जाएगा। लेकिन 2 ही जानोगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा, आंसर डी। ये कहानी। इसके बाद फिर चल के देखते हैं आगे। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो इसका उत्तर होगा आंसर में ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ चिचालिया हुआ था। असल कहानी क्या है कि आजकल चाइना ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया है तिब्बत को लेकर, तो इसको लेकर अखबारों में भी खूब कवरेज है।
नेपाल वाला मामला जो पिछले दिनों चर्चा में रहा है, उसके बाद भी इसकी चर्चा बढ़ी है। तो हिंदू में भी आर्टिकल आया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया है। मूल कहानी यह है कि नेपाल सिक्किम का पड़ोसी है और सिक्किम को नेपाल से डर था। तो सिक्किम को नेपाल से डर है, इसलिए अंग्रेजों के साथ में इनका संबंध बेहतर था और इस वजह से अंग्रेजों ने जब नेपाल को हरा दिया और हराकर सिक्किम को कुछ प्रदेश जो नेपाल ने उनसे छीन लिया था वो लौटा दिया, तो उसके पश्चात सिक्किम आ गया अंग्रेजों के प्रोटेक्टोरेट में। ट्रेड का रिलेशनशिप है और प्रोटेक्टोरेट का रिलेशनशिप है। कभी भी सिक्किम का प्रदेश अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। वहां का राजा जो चोग्याल था वो बना ही रह गया है। वहां का राजा 17वीं शताब्दी के मध्य में जिस राजवंश ने गद्दी संभाला था, वो राजवंश तब तक जारी रहा जब तक कि इंदिरा गांधी ने उस राज्य का विलय नहीं किया था भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। जब तक वो इलाका 1975 में ले लिया नहीं गया था, तब तक वो राजवंश बना ही रहा है। लेकिन अंग्रेजों और सिक्किम के बीच का संबंध कैसा था? तो अंग्रेजों और सिक्किम के बीच का जो संबंध कैसा था, इस संबंध की व्याख्या इतिहासकारों के लिए बड़ी जटिल काम है। एक एम्बिग्विटी है दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन इतनी बात तय है कि अंग्रेजों का उसके ऊपर कुछ हद तक प्रभुत्व दिखता है। रिजले ने किताब लिखा है इस विषय पर। वो कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ टिटालिया ने अंग्रेजों के ओवरलॉर्डशिप को स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन आपके ऑप्शन भी वैसे ही हैं जिसमें कि आपको इसके सिवा और कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप लॉर्ड हेस्टिंग्स ले लीजिए। फिर अब आगे, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, वही गांधी इरविन समझौता के बाद। गांधी इरविन समझौता में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया और उसके बाद में शामिल हुए। सरोजनी नायडू गई थी, वो महिलाओं का प्रतिनिधि बन के गई थी। मदन मोहन मालवीय गए थे, ये हिंदू समाज का प्रतिनिधि बन के गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो नहीं गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी एक अकेले प्रतिनिधि की हैसियत से गए थे, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। तो इसलिए राजेंद्र बाबू के जाने की कोई बात नहीं है। बाकी सब लोग, जैसे सरोजिनी नायडू भी कांग्रेस की लीडर थी, लेकिन कांग्रेस की लीडर की हैसियत से नहीं गई है। वो कांग्रेस के अलावे ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की भी लीडर हुआ करती थी, तो महिलाओं के प्रतिनिधि की हैसियत से गई थी। तो अलग अलग प्रतिनिधित्व हुआ है, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में। राजेंद्र बाबू कहीं और के प्रतिनिधि नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के लीडर थे और वो नहीं गए थे क्योंकि गांधी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अब ये देखो, मिरासी वाला तो फिर यूपीएससी में भी पूछा था, यूपीपीएससी ने भी रिपीट कर दिया। यहाँ पर मामला क्या है, थोड़ा मेरा चूंकि दूसरा क्लास का टाइम आ गया है तो मैं फटाफट अब खत्म करने के मूड में रहूंगा। जजमानी प्रथा नॉर्थ, बाराबलूटा कर्नाटक। तो यदि आप नॉर्थ जानते हैं, हाँ इसमें देखिए यहाँ आपके लिए विकल्प नहीं मिल रहा है क्योंकि 4 में से 4 एक दे दिया है। इसका मतलब है कि 50% भी आपको ठीक करना है तो आपको दूसरा जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले मैंने 2-3 बार दिखाया था कि एक जानते हैं तो 50% तक पहुंच जाते थे। जजमानी नॉर्थ इंडिया, चलो इसमें चारों हो गया। बाराबलूटा, अलूटा बलूटा दोनों हुआ करते थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में चलकर देखते हैं सी। अब आपका 50% ठीक हो जाए। उसके बाद तब है मिरासी तमिलनाडु। अब आपका ये आंसर डी हो जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बात है कि आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा और यूपीएससी ने भी ये संकेत दे दिया है कि वो अब ये रैयतवारी, महालवारी और जमींदारी के दायरे से आगे जाने के प्रयास कर रही है। रैयत, महाल, जमींदारी ये तीनों तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावे छोटी छोटी जो और कुछ प्रवृत्तियां नजर आती है उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आगे धोखा नहीं होगा। इधर किताब है और उनके लेखक मौजूद हैं। स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये तो लाला जी का है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी का। 3, अब इसमें तो एक ही से हो जाएगा, आपको बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए।
चलिए इधर देखते हैं, फिर गीता रहस्य तिलक जी 3-4। यदि मान लीजिए आपको पहला मालूम ही नहीं था, आपको दूसरा मालूम है, तो भी 50% निकल के आ जाएगा। यदि दूसरा मालूम है, तीसरा देखते हैं, अ नेशन इन द मेकिंग। नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब है, जिसमें वो कह रहे थे कि इंडिया अभी एक नेशन है नहीं, लेकिन बनने जा रहा है। इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग, प्रोसेस है बनने का। तो यदि वो जानता है कोई सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, तो ये यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों में दे दिया है। इसमें मूल ट्रिक ये है कि यदि पहला जानता है कोई आदमी तो सीधे सीधे बन जाएगा, नहीं तो फिर आपको ज्यादा जानना पड़ेगा। फिर उत्तर तो निकल के ये आ गया। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना इनकी मौलाना अबुल कलाम की किताब है। 1940 से लेकर 47 के बीच के काल का उन्होंने काफी विस्तृत वर्णन किया है। उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, इसलिए उस दौर की कांग्रेस की राजनीति को उन्होंने बहुत ही इनसाइडर की हैसियत से डिटेल में लिखा है। अब ये हो गया किताब। उसके बाद तब अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे हिस्ट्री का नहीं है, मैं इसमें ज्यादा आपको इंटरेस्टेड नहीं लगूंगा। सर 98 निम्नलिखित में से कौन 1855 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू किया था, ये तो सही ही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। किसानों में अनेक वर्ग तो सब दिन रहे हैं, लेकिन यह बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जमींदारी पद्धति लागू किया है, उसके कारण कहीं जमींदार बन गए, तो फिर आप देखोगे कि कहीं जो रैयतवाड़ी पद्धति लागू किया उसके कारण, या महलवाड़ी पद्धति लागू किया उसके कारण भी कुछ धनी किसान जो थे वह जमींदार के रूप में तब्दील हो गए। फिर बहुत सारे जो मझोले किसान थे उनकी भूमि बिकने लगी, धीरे धीरे सीमांत किसान हो गए। फिर जो सीमांत किसान थे उनकी भूमि बिक ही गई, तो वो पता चला कि खेतिहर तो रहे लेकिन भूमिहीन किसान हो गए। तो कहीं भूमिहीन किसान हो रहा है, कहीं सीमांत किसान हो रहा है, कहीं बहुत धनी किसान हो रहा है, कहीं जमींदार हो रहा है। इन सब श्रेणियों का विकास इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम के दोष का स्वाभाविक नतीजा है, और अनेक क्षेत्रों में अनेक कैटेगरी जो भरकर आए हैं, जैसे कि बंगाल के इलाके में ज्यादातर जमींदार उभर कर आ रहे हैं। तो ये बात सही है। ब्रिटिश सरकार ने भारत को अलग अलग भागों में अलग अलग व्यवस्था लागू किया, और इससे अलग अलग वर्ग बन गए। यहां पर देखने लायक बात है कि आंसर बी होगा। ए बी का कारण है, बी 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 ए का कारण नहीं है। तो आर, माफ करिए, ए आर का कारण है, आर ए का कारण नहीं है, इसलिए आंसर होगा बी, कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, अलग अलग वर्ग बन गए, इसीलिए उन्होंने अलग अलग पद्धतियां लागू की है। यह बात नहीं है, अलग अलग पद्धतियां लागू की है इसलिए अलग अलग वर्ग बन गए हैं। बन गए शब्द है। यदि यह सब रहता कि भारतीय किसानों में अनेक वर्ग थे, तब तो हम मान लेते कि अनेक वर्ग थे, अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह के भूमिधर थे, इसलिए अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह की भू राजस्व प्रणाली लागू की गई। लेकिन मामला यह है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रणालियां लागू की गई, और उसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में किसानों के अनेक वर्ग बन गए। अतः आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए इज द रीजन ऑफ आर, इसलिए आंसर होगा बी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन तो बना जाए, सब लोग बना दिए होंगे। किताबुल हिंद, ये 11वीं सेंचुरी के आरंभिक दौर की किताब है, अल बरूनी की। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो। अच्छा हाँ, पृथ्वीराज रासो मान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को लेकर हालांकि डिबेट है हिस्टोरियंस में, कई लोग तो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी की किताब है, लेकिन उसकी छोड़ दीजिए। चलो तीन, पहले देखें तीन। नंबर एक पर तीन,
2 ने दिया है, यानी कि ये दोनों गलत हो गया, तो आप यहीं से 50% पे आ गए। उसके बाद नंबर 2 पे रासो, जब नंबर 2 पे रासो जानते तो आप यहीं बना देंगे। उसके बाद तबकात नासिरी, और तब लास्ट में फतवाए जहानी। तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज की रचना है, और इधर फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी बर्नी की रचना है। फतवाए जहांदारी में बर्नी ने सवाल जवाब के माध्यम से अपनी पूरी कहानी बताया है। ये राजनीतिक विचारधारा की कहानी है। इसमें कैरेक्टर बनाया गया है महमूद गजनवी को, जिसने कि जवाब दिया है उन प्रश्नों का जो प्रश्न पूछा गया था इस लेखक के द्वारा। लेखक ने अपने आप को प्रश्नकर्ता बनाया है और महमूद गजनवी को जवाब दे दी गई है कि तुम बताओ कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। और इसके माध्यम से शरीयत और जवाबियत संबंधी बहुत सारे मूलभूत मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि शरीयत के मुताबिक शासन नहीं चलाया जा सकता है, जवाबियत की ओर जाना ही पड़ेगा। ये कहानी है। तो अब आंसर निकल के आ जाएगा आपका, ये हो गया किताबुल हिंद, उसके बाद में पृथ्वीराज रासो, ये सॉरी ये आंसर हुआ 3 2 4 1 डी। उसके बाद फिर अगला 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो गोलकुंडा का शासक, इसमें आपको नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये समझिए कि बहमनी राज्य जब टूटा था तो उनके 5 टुकड़े बने थे, बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। बाद में जो बरार था उसको बीजापुर ने कैप्चर कर लिया था, तो बचा ही 4 था। और उसमें से ये देखोगे कि सॉरी माफ करिए, ये बरार, बरार को अहमदनगर ने कैप्चर किया और बीदर को बीजापुर ने। ये 2 अपने खत्म हो गए। उसके बाद बचा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, 3 राज्य। अहमदनगर का आधा हिस्सा अकबर ने जीत लिया था, आधा हिस्सा शाहजहां ने जीत लिया था, तो बच गए 2। औरंगजेब जब शासक बना था तो यही 2 बचे थे, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर में आदिल शाही का शासन था और गोलकुंडा में कुतुब शाही का। तो कुतुब शाही, यदि कुतुब शाही का ख्याल रखिए, राजाओं का नाम भूल जाइए, एक वंश है, वंश में अनेक राजा हुए हैं। सारे राजाओं का नाम याद करना जीएस के बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन वंश का नाम याद करना आसान है। यह गेसवर का पाठ होता है। कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको यह बता देगा कि कुतुब शाही का शासन था गोलकुंडा में। अब यहां देख के देखो, आदिल शाही गलत, आदिल शाही गलत। शाइस्ता खां तो औरंगजेब का मामा था, वही शाइस्ता खां है जिसको भेजा था शिवाजी पर हमला करने के लिए, और शिवाजी ने बारात के रूप में आकर शाइस्ता खां के खेमे पर हमला कर दिया था। तो शाइस्ता खां का बेटा इसमें बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। शाइस्ता खां क्योंकि विफल हुआ तो औरंगजेब नाराज हो गया और उसका वहीं से ट्रांसफर कर दिया था। ये तो शाइस्ता खां मुगल ही हो गया, ये दोनों बीजापुरी हो गए। एक ही तो बता गोलकुंडा का। तो यहां पर आपको एक्यूरेट जानने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसा ही कुतुब शाही जानेंगे आप बना देंगे, इसलिए बेसिक क्वेश्चन है वो। तब आपके सामने में ये क्वेश्चन है कि अकबर ने लड़कों लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ये किया था, हालांकि अकबर खुद ही बाल विवाह किया है। सलीमा बानो बेगम से जब, सलीमा ने ये रुकैया बानो बेगम से जब ब्याह किया था तो उस समय वो कम ही आयु का था। बाद में जब उसको होश आया है तो उसने रिफॉर्म का काम किया, कई सारा रिफॉर्म किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया है। सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया है, लेकिन कानूनी तरीके से नहीं। उसने सती प्रथा पर पाबंदी नहीं लगाया था, उसने महिलाओं को सती होने से रोकने के लिए उनको समझाने का प्रयास किया है। जैसे राजपूत सरदार उसका जब मर गया था तो उसकी विधवा को जब सती करने की कोशिश की गई थी तो अकबर उसके घर पहुंच गया था, उसको समझाया मनाया था कि आप स्त्री को सती मत करिए। औरंगजेब ने सती को रोकने के लिए कानूनी पाबंदी लगाया था, अकबर ने नहीं। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग होकर स्वतंत्र विवाह की इच्छा थी, इतना प्रगतिशील नहीं था। महिलाओं के लिए पर्दा को आवश्यक मानता था और वो कहता था कि जो महिलाएं पर्दा में नहीं चलती वो बेस्या हैं। इसलिए अकबर भी रिफॉर्मर था, लेकिन मध्यकाल के कंजर्वेटिव लाइन को क्रॉस करके रिफॉर्मर नहीं था, मानवीय चेहरा लाने की कोशिश कर रहा था, बस ये बात है। तो इसलिए पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर ए। उसके बाद अगला है
दीवाने तन, दीवाने तन, तन माने वेतन। जब आप मुगल काल के अधिकारी को पढ़ोगे तो अपने आप दीवान वित्त मंत्रालय के अधिकारी को प्रायः कहा जाता है। मुगलों ने वजीर के लिए दीवान शब्द का ही उपयोग किया है, और तन का मतलब वेतन है। अपने आप निकाल के देखोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? जागीर व वेतन। एक का तीन, एक का तीन के अलावा आपको किसी और चीज को जानने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इतने में हो जाएगा। देखो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा तो आंसर आसान हो जाता है। उसके बाद फिर देखोगे कि मुस्तौफी ममालिक एंड मुसरिफ ममालिक, ये हुआ करता था खर्चे की जांच पड़ताल करने के लिए, और ये हुआ करता है सामान्य ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, और ये है लेखक वाकया नवीस जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो आप बाकी तो नहीं भी जानेगे तो भी उत्तर निकल के आ जाएगा, इतने से ही आंसर ये हो जाएगा। अब निकाल के देख लो। बाकी मुस्तौफी है तो राज्य के आय व्यय की जांच करने वाला, निरीक्षण करने वाला अधिकारी, तो 4 हो गया। उसके बाद फिर मुशरिफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्यालय को संभालने वाला, और ये प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला, आंसर ये हो जाएगा। तो आप कई दफा इस एंगल को जो याद रखेगा ना कि हम ऑप्शन के आधार पर आंसर निकालेंगे, वो बहुत फायदे में रहेगा। सुशील जी खुश रहिए, अंकित खुश रहिए। उसके बाद फिर अगला है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, मोहम्मद हुसैनी, शेख निजामुद्दीन औलिया। मतलब अच्छा, ये कहाँ के हैं, ये मामला है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ये तो सही है। मोइनुद्दीन चिश्ती सही हैं, अजमेर के थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब यही दौलताबाद गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। और ये मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यही तो हो गया। सबसे प्रोमिनेंट संत चिश्तिया संतों में सबसे नामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ लिविंग लेजेंड, सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि कोई आदमी अपने ही जीवन में हो गया था तो ये निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया का तो दिल्ली में है दरगाह। निजामुद्दीन औलिया वाले कैंपस में ही अमीर खुसरो का भी है। अमीर खुसरो इनके शागिर्द हुआ करते थे। मतलब आप जब उनके उस दरगाह वाली गली में जाएंगे, जैसे उस गली में एंटर करेंगे तो आपको गालिब वगैरह का भी मजारा वहीं पर नजर आएगा। उससे गुजरते हुए आप जब कैंपस में जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा जो अमीर खुसरो का दरगाह है। अमीर खुसरो ने ही इनके दरगाह, इनके मरने के बाद लिखा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपना रैन भयो चहुदेश, क्योंकि वो इनका शागिर्द था। तो ये हो गया, ये तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे, ये निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह ऐसे होगा? रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। बेसिकली फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा नहर निर्माण करने वाला में से माना जाता है। क्वेश्चन आपसे यह भी आ सकता है कि सबसे पहला नहर निर्माण किसने किया था दिल्ली सल्तनत में? तो फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, बल्कि गयासुद्दीन तुगलक होगा। इसने सबसे ज्यादा नहर निर्माण कराया था। एक तो वो रजबवाही है जो यमुना से लेकर हिसार की ओर है, और दूसरा उलुग खानी है, वो भी जमुना से हिसार की ओर है। इसी रजबवाह को जो जमुना से हिसार की ओर है, उसको फिर शाहजहां ने दिल्ली की ओर मोड़ा था, और वही नहर बहिश्त कहलाता है। तो बहिश्त का मतलब स्वर्ग होता है, तो नहर बहिश्त ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नहीं, एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ये तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, किताब नौरस। इसमें संगीत की काफी जानकारी है। किताब नौरस ये बहुत फेमस किताब है, ये तो बना दिया गया होगा। मैं फाइनली आप लोगों के सामने अब ये कहूंगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं प्रथम दृष्टया कह सकता हूँ कि डिफिकल्ट है, और हिस्ट्री और पॉलिटी के ख्याल से यदि देखा जाए तो मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट होने के नाते कट ऑफ कुछ नीचे ही जाना चाहिए। बाकी सेक्शन के लोग बताएंगे, बाकी सेक्शन के लोगों ने कहीं कहीं बताया होगा, लेकिन मैं अपनी ओर से हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोलूंगा।
और ये कहूँगा कि जिन बच्चों का नंबर थोड़ा कम रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 5 नंबर क्वेश्चन के नेचर से भी प्रभावित होगा। और उन लोगों पे मत जाइएगा जो घर में बैठ के किताब खोल के, इंटरनेट खोल के आंसर निकाल लेता है और निकालने के बाद कहता है आसान क्वेश्चन है। वो आतंकवादी लोग होते हैं और वो बहुत बड़े झूठे वो लोग होते हैं। उन झूठों पर मत जाइए। क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कम से कम हिस्ट्री वाला। मैं तो पिछले 18 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो हिस्ट्री क्वेश्चन अपने विद्यार्थियों के ख्याल से भी डिफिकल्ट लगता है, और उन लोगों के ख्याल से भी डिफिकल्ट लगता है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। पीटी तो मतलब जो जीएस के लिए स्टूडेंट है उनके लिए नहीं से बोल रहा हूँ, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी डिफिकल्ट लगता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर बहुत सारे क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। ये जो अभी आपने फिरोज शाह तुगलक वाला क्वेश्चन देखा है, वो सब डिफिकल्ट क्वेश्चन ही में से गिना जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिन्होंने क्वेश्चन के साथ जूझने का प्रयास किया था, उनका आंसर निकल गया होगा। और इसलिए निकल जाएगा क्योंकि कई दफा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो आंसर आसान होता है। ऑप्शन के ख्याल से आंसर आसान हो जाता है। अब इतनी ही चर्चा काफी है आज के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।